डियर स्टूडेंट, मैं नफीस खान फेजिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर की तरफ से आपका इस चैनल में खैर मकदम करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस संस्था की तरफ से काफ़ी फैज़ याब होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टेस्ट पेपर जो कि 11/5/2020 को लिया गया था। इससे पहले ये गुज़श्ता साल 10/12/2017 को लिया गया था। उस पेपर के जवाबनामा में काफ़ी तलबाओं की गलतियां थी। उन गलतियों को दूर करते हुए और उससे मुतालिक जवाबात में कुछ उलझनें थी तलबाओं की, उन उलझन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि तलबा इस वीडियो को देखकर उनकी उलझनों को दूर कर सकें। सवाल नंबर 61 में पूछा गया था, हिमालय लफ्ज़ की जिन्स क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लफ्ज़ होते हैं उनकी कोई ना कोई जिन्स होती हैं, या तो वो मुज़क्कर होते हैं या वो मुअन्नस होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि हिमालय जो लफ्ज़ है उसकी जिन्स क्या है। तो हिमालय लफ्ज़ की जो जिन्स होती है वह मुज़क्कर होती है, यानी इसमें मुज़क्कर लफ्ज़ सही है। अगला सवाल है, अनजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़मीर को क्या कहते हैं। जैसा कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी ज़मीर की किस्में हैं, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीर, ज़मीर इशारा। तो हम बात करते हैं ज़मीर इस्तिफ़ामिया की। तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया जो है वो सवालिया शब्दों के लिए आता है, यानी जहाँ पर जब किसी सवाल में सवाल पूछा जाए, कोई मालूमात हासिल की जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया होती है। ज़मीर मौसूला दो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करता है, ख़ास तौर से इसमें जो लफ्ज़ आता है। इसमें सी ऑप्शन सही है, तनकीर। तनकीर का मायना होता है अनजान। जब किसी अनजान चीज़ के लिए अनजान लफ्ज़ आता है तो अनजान चीज़ों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। अगला सवाल, फल नज़र न आए मगर नतीजा मालूम हो उसे क्या कहेंगे। यानी कि फल तो नज़र नहीं आ रहा, कि फल दिखाई नहीं दे रहा कि फल क्या है, लेकिन फिर भी जो है उसका जो असर हो रहा है, उसकी कैफियत नज़र आ रही है। तो इसमें सी सही है, फल नाकुस। अब इसका अगर ए को देखें तो फल मुतअद्दी में फ़ाइल भी होता है, फ़अल भी होता है और मफ़ूल भी होता है, तीनों का दिखाई देता है। जबकि फ़अल लाज़िम को अगर देखें तो फ़अल लाज़िम में सिर्फ फ़ाइल होता है और फ़अल होता है, यानी कि फ़अल तो नज़र आता है। जबकि सवाल में पूछा गया था कि फ़अल नज़र ना आए मगर नतीजा मालूम हो। जबकि अगर हम फ़अल नाकुस को अगर देखेंगे तो फ़अल नाकुस में हालत नज़र आती है, यानी किसी भी काम का जो होना की हालत नज़र आती है, उसकी कैफियत नज़र आती है। अगला सवाल, किसी जुमले के उनसर कितने होते हैं। जुमले के उनसर 2 होते हैं।
तो इसमें सवाल का जो सही आंसर है वो 2 है। पहला मुब्तदा, यानी कि जो जुमले होते हैं उसके 2 जुज़ होते हैं। जुज़ का मतलब होता है पार्ट, हिस्से। तो कोई सा भी जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उस वाक्य के 2 जुज़ होते हैं। नंबर 1 मुब्तदा, नंबर 2 खबर। तो 2 होते हैं। जिस तरह से हिंदी में उद्देश्य और विधेय होता है, ठीक इसी तरह से उर्दू ज़ुबान में भी किसी भी जुमले के 2 हिस्से होते हैं। अगला सवाल, तखसीस किसकी किस्म है? यानी तखसीस जो लफ्ज़ है वो किस श्रेणी में आती है, किस में शुमार की जाती है? तो बिल्कुल सीधा सवाल है। आपने लफ्ज़ की किस्में पढ़ी होंगी कि लफ्ज़ की जो किस्में होती हैं, तो उसमें जो तखसीस का जो पार्ट है वो हर्फ के अंदर आता है। तो हुरूफ के अंदर होते हैं। हुरूफ की 4 किस्में होती हैं। तो उन्हीं किस्मों में से एक किस्म तखसीस भी है। अगला सवाल, मरबा नुक्ता कैसा होता है? यानी जो लफ्ज़ होते हैं उस लफ्ज़ में कुछ नुक्ते लगते हैं, कुछ हरूफ के नीचे, कुछ के ऊपर। तो यहाँ पूछा गया है कि ये नुक्ता जो होता है वह किस तरह की होती है। तो कुछ नुक्ते सीधे, कुछ गोल और कुछ चौकोर होते हैं और कुछ तिकोने होते हैं। तो मरबा का मतलब चौकोर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी राइट है, चौकोर। अगला सवाल देखते हैं। शायर अपने शेर में किसी बात की असलियत बयान किए बग़ैर कुछ बताए, यानी किसी भी लफ्ज़ की कुछ असलियत नहीं बताए और अपनी बात को बयान कर दिए, छुपा लें, यानी जानकर भी अनजान बन जाए। शायर अपने शेर में किसी बात की असलियत का बयान किए बगैर, यानी असल बात को छुपा ले और उसके बदले शायराना तौर पर कुछ नई वजाहत करे, नई बात को बयान करे, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इस तरह के जो शायर अपनी शायरी में खूबसूरती बढ़ाता है तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। आपको पता है कि मुबालगा में शायर अपनी बात को जो है बढ़ाकर पेश करता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। तलमी में जो है मज़हबी वाक़या इस्तेमाल करता है, मज़हबी बात पेश करता है। इसमें कुरान की आयतें, कुरानी आयत का भी इस्तेमाल करता है। तशबीह में वह किसी चीज़ से जो है तुलना करता है, 2 चीज़ों की मिसालें देकर आपस में उनका मुकाबला कराता है। अगला सवाल, हिकाया मज़मून किसे कहते हैं? हिकाया मज़मून किसे कहते हैं, यानी किस तरह का होता है हिकाया मज़मून? तो हिकाया मज़मून में जो मज़मून निगार होता है वो किस्से कहानियों को पेश करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। जब इंसान अपने दिल की बात लिखता है तो वह ख़त होते हैं, ख़त के अंदर अपनी दिली कैफियत लिखता है या फिर अपनी आप बीती में लिखता है। इल्म की बात सही नहीं है इसका ऑप्शन, हालात लिखना। तो हालात भी जो है वो इंसान हिकाया मज़मून में नहीं लिखता, बल्कि सफ़रनामा में लिखता है। सफ़रनामा अलग चीज़ होती है। अगला सवाल, मुफ़रद हुरूफ की कितनी किस्में होती हैं? यानी मुफ़रद जो हुरूफ होते हैं उनकी कितनी किस्में होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं मुफ़रद हुरूफ?
सवाल को बड़ी ही गहराई से बनाया गया है। यहाँ पर हर्फ नहीं पूछा गया। अक्सर बच्चे मुफरिद हर्फ की उसमें चले जाते हैं और मुफरिद हर्फ को सही कर देते हैं कि मुफरिद हर्फ दो तरह के होते हैं, इल्लत और सही। जबकि यहाँ सवाल पूछा गया है मुफरिद हुरूफ की कितनी किस्में होती हैं। तो मुफरिद हुरूफ जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। अगला सवाल है, इस्म गैर वज़ई मुसद्दर लफ्ज़ है, यानी इस्म जो होती है बनावट के लिहाज से, साख़त के एतबार से, तो उसमें गैर वज़ई मुसद्दर लफ्ज़ कौन सा है, यानी इस जो गैर वज़ई होते हैं वो कहाँ के होते हैं, किस तरह के होते हैं। क्योंकि जो वज़ई लफ्ज़ होते हैं वो किसी न किसी दूसरी ज़बान से, दूसरे ममालिक से या वहाँ की बोली जाने वाली ज़बानों से मिलकर बने होते हैं। तो इसी तरह से 70 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 70 में, तो इसका जो पहला ऑप्शन है हिंदुस्तानी लफ्ज़ों से बने हुए, दूसरा अरबी व फ़ारसी लफ्ज़ों से बने हुए, तीसरा 2 कलमों से मिलकर बने हुए और चौथा है मुसद्दर से बने हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी। सॉरी, इसमें सही आंसर जो है वो बी है। इसका जो सही आंसर है वह बी है, यानी अरबी और फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ों से जो लफ्ज़ बनते हैं उन्हें गैर वज़ई कहते हैं। हम अगले सवाल को देखते हैं। वह शहर से निकलवा दिया गया, इस जुमले में फ़अल है, यानी इस जुमले में कौन सा जो है फ़अल मौजूद है। वह शहर से निकलवा दिया गया, ये सवाल भी बड़ा ही दिलचस्प है। वह शहर से निकलवा दिया गया, कुछ तलबा इसमें वह को फ़ाइल समझेंगे और जिसकी वजह से वो गलतियां कर बैठेंगे। ये जो सवाल है, इस सवाल में वह शहर से निकलवा दिया गया जुमले में फ़अल है। तो सबसे पहले तो वह शहर से निकलवा दिया गया, यानी जिसको निकाला गया है वो इसमें मौजूद है, लेकिन जो काम करने वाला है, जो निकालने का काम कर रहा है, वो इस जुमले में मौजूद नहीं है। कहने का मतलब फ़ाइल इसमें मौजूद नहीं है, सिर्फ इसमें फ़अल है और मफ़ूल है, क्रिया है और कारक है, न कि कर्ता इसमें मौजूद नहीं है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन है पहला फ़अल मारूफ़, तो इसका गलत। फ़अल मजूल इसमें सही आंसर है। फ़अल लाजिम, लाजिम में फ़ाइल होता है और फ़अल होता है, तो इस तरह से ये भी नहीं है इसमें। इसका जो अगला है फ़अल मुतदी, तो फ़अल मुतदी में भी फ़ाइल, मफ़ूल और फ़अल होते हैं। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन गलत और फ़अल मजहूल इसका सही आंसर। अगला सवाल है, बारिश में मत भीगो, इस जुमले में कौन सा ज़माना है। बारिश में मत भीगो, इस जुमले में कौन सा ज़माना है। ये जो लफ्ज़ है बारिश में मत भीगो, इसमें कौन सा काल है, कौन सा वक्त है। क्योंकि आपने उर्दू में बड़े गौर व फिक्र के साथ पढ़ा होगा कि ज़माना 3 तरह के होते हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल, यानी प्रेजेंट, पास्ट, कंटिन्यू। तो ऑप्शन नंबर है फ़अल हाल, फ़अल नाक़ुस, फ़अल मुतदी, फ़अल मादुला। बारिश में मत भीगो, तो इसका जो सही आंसर है वह फ़अल मादुला
है। अगला सवाल, फल की कितनी सूरतें होती हैं? यानी एक जो फल है उसकी कितनी सूरतें हो सकती हैं, कितनी उसकी शक्ल हो सकती है? तो एक जो फल होती है उसकी 4, ऑप्शन नंबर 5, बी में 6, सी में 7 और डी में 8। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5, यानी 5 तरह की हो सकती है। कोई भी फल तूर के लिहाज से हो सकता है, आपने पढ़ा है तूर के लिहाज से, फल मारूफ, फल मजूल। दूसरा जो है ज़माना, यानी ज़माना के लिहाज से हो सकता है। फल के ज़माना के लिहाज से 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइडेशन हो जाता है, हाल, माजी, मुस्तकबिल में। फल माना के लिहाज से भी जो है हो जाता है कि माना के लिहाज से साखत के लिहाज से होता है कि साखत के लिहाज से कैसा, बनावट के लिहाज से, रचना के आधार पर। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 5, इसको हम हमारा सही करने के पीछे सिर्फ इतना था कि ये 4 के नज़दीक है। वैसे फल की कितनी सूरतें हैं, इसका जो सही आंसर है वो 4 है मेरी नज़र में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 6, 8, 7, 5, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है वो 5 है, इसी लिहाज से इसको 5 को सही किया गया है। अगला सवाल, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? यानी ये जो ज़बानें हैं सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, ये किस रस्मुल ख़त में लिखी गई है? यानी इनको लिखने का जो तरीका है वो कैसा है, कौन सी ज़ुबान का है? तो सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी तीनों ज़बानें जो है वो अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, यानी अरबी लिपि में लिखी जाती है। अरबी फ़ॉन्ट में इसका इस्तेमाल किया गया है। देवनागरी हिंदी को कहते हैं, हिंदी रस्मुल ख़त होती है, हिंदी लिपि को कहते हैं। उर्दू रस्मुल ख़त में कश्मीरी, पंजाबी को नहीं लिखी जाती, क्योंकि इनके जो अल्फाज है वो अल्फाज और उर्दू अल्फाज में इख्तिलाफ़ हैं। इसी तरह तुर्की लफ्ज़ ज़्यादा हैं, उर्दू रस्मुल ख़त लफ्ज़ कम हैं। तो उर्दू जो कलेदी है, उर्दू जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड में सिंधी, पंजाबी का शुमार नहीं किया जा सकता, जबकि अरबी ज़बान, पंजाबी और कश्मीरी ज़बान के जो अल्फाज हैं वो कुछ हद तक मिलते हैं और अरबी कलेदी से सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी को टाइप किया जा सकता है। अगला सवाल, उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें? इमलाए गालिब इबारत कैसे लिखें? और ज़बान व कवायद किसकी तसानीफ़ हैं? ये किताबों के नाम हैं जो सभी एक ही मुसन्निफ़ ने लिखी है, इसके एक ही राइटर हैं और उसका नाम पूछा जा रहा है कि इस राइटर जो हैं, इसके राइटर कौन हैं, इसके लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है रशीद अहमद ख़ान, असमत जावेद, गोपी चंद नारंग, खलील रहमान आज़मी। तो इसका सही आंसर है ए, रशीद अहमद ख़ान। अगला सवाल, बारिश होती रही और वह नहाता रहा, इस जुमले में माजी की कौन सी किस्म है? यानी माजी में, पास्ट में ये काम कब हुआ? फ़ल माजी की 6 किस्में होती हैं, उन 6 किस्मों में से यहाँ पर 4 किस्मों के नाम दे दिए गए हैं, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी एहतमाली और माजी मुतलिक। तो इसका जो सही आंसर है वो माजी इस्तमरारी। माजी बईद में किसी भी काम का माजी में होने में वक्त पूरी तौर से साफ़ होता है
जैसे यहाँ बारिश होती रही और वो नाता रहता, यहाँ रहा है यानी काम कंटिन्यू जारी है, यानी माजी में किसी काम का जब जारी रहना पाया जाता है तो फिर माजी इस्तिमरारी कहलाती है। अगला सवाल, ख्वाह उसने नेक नीति ही से किया मगर किया बहुत बुरा, यानी कोई लड़का है उसने कोई काम किया है, हालांकि उसकी नीयत अच्छी थी लेकिन फिर भी उसने काम किया तो है लेकिन गलत किया है, अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जुमला किस तरह का है, यानी जुमला का प्रकार कौन सा है। तो ये शर्त या जुमला है, ख्वाह उसने नेक नीति से ही किया मगर किया शर्त। किसी भी लफ्ज़ में जब मगर लफ्ज़ आती है तो ये मगर शर्त को जाहिर करता है। तो इसका सही आंसर है माजी शर्त है। यहाँ पर अगर ये जो मगर लफ्ज़ है इसकी वजह से इसमें शर्त आ रही है तो ये शर्तिया जुमला है। हमारा अगला सवाल है, खत में लिखी जाने वाली इबारत को क्या कहते हैं, यानी खत में जब कोई इबारत लिखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। खत में लिखी जाने वाली इबारत को कहते हैं ऑप्शन ए मकतूब, बी में कातिब, सी में खतूत, मकतूब अलिया। आपको जैसा पता है कि मकतूब अलिया जिसके पास ख़त लिखा जाता हो, जिसके पास ख़त लिखा गया तो उसको मकतूब अलिया कहते हैं। जिस तरह से मिर्ज़ा गालिब ने उनके दोस्तों को, जिनमें से मुंशीहर गोपाल तफ्ता भी एक नाम है, तो मुंशीहर गोपाल तफ्ता के पास जो ख़त लिखा तो गालिब साहब तो कहलाएंगे कातिब यानी ख़त लिखने वाले, और ये कहलाएंगे तफ्ता साहब जो है वो कहलाएंगे मकतूब अलिया। तो दोनों ऑप्शन गलत। खतूत, तो खतूत ख़त में लिखी जाने वाली इबारत के बारे में पूछा रहा था। खतूत तो टोटल पूरे को ही कहेंगे, तो इबारत जो लिखी गई है, जो उसमें लैंग्वेज लिखी गई है, बात लिखी गई है, उसके लिए पूछा गया है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है मकतूब। खत, खतूत तो खत की जमा है, ये खतूत क्या है, जमा है खत की। तो आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा उलझन भरा था, तो आप ध्यान थोड़े से तवज्जो दें और समझने की कोशिश करें। अगला सवाल है, कलमा की कितनी किस्में होती हैं, यानी जो कलमा है उस कलमे में कितनी किस्में होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं कलमे। तो कलमा जो शब्द है उसका जो सही आंसर है, किसी भी कलमे की जो है 5 किस्में होती हैं। कलमे में हमेशा ऐसे अगर देखेंगे तो कलमा दो लफ्ज़ की जब पढ़ते हैं तो लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, मौजू और मुहमिल। मुहमिल उसे कहते हैं जिसके कोई मायना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मौजू वो लफ्ज़ होते हैं जिनके कोई ना कोई माना होते हैं। अब मौजू लफ्ज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइडेशन किया गया है, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल। तो जब हम मुस्तकिल गैर मुस्तकिल को भी आगे डिवाइडेशन करते हैं तो मुस्तकिल जो है हमारे पास 4 प्रकार के आते हैं और गैर मुस्तकिल 1 प्रकार का आता है। मुस्तकिल में हम इस्म, ज़मीर, सिफ़त और फ़अल को शुमार करते हैं, और गैर मुस्तकिल में हम हुरूफ को शुमार करते हैं।
तो जब भी सवाल इस तरह से पूछा जाए कलमा की कितनी किस्में हैं, तो ये सब कलमा हैं, और इन कलमों को पूरे को मिलाने के बाद इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़अल और हुरूफ ये 5 हो जाती है। तो इस तरह से कलमा की किस्म में 5 तरह की होती हैं। अगला सवाल, वह जिसकी आवाज़ एलानिया न निकलकर उससे पहले हुरूफ के साथ मिलकर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? जिसकी आवाज़ एलानिया न निकले बल्कि उसके साथ निकलती हो तो उसको हाय मखलूत कहते हैं, यानी कि दो चश्मी है कहते हैं। दो चश्मी है कि कभी भी अपनी आवाज़ नहीं होती अलग से, जब तक वो किसी हर्फ के साथ मिल नहीं जाती तब तक उसकी आवाज़ नहीं निकलती। जबकि हाय मुख्तफ़ी, हाय मलफूज़ी, इन दोनों की अपनी अपनी आवाज़ें होती हैं। जैसे राह तो अपनी आवाज़ है, साजिदा तो दूसरे के साथ मिलकर भी निकल रही है लेकिन आ के रूप में भी निकल रही है, तो अपनी आवाज़ रख रही है, अपनी आवाज़ को किसी और में जज्ब कर देती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि हर जिसकी आवाज़ एलानिया न निकल कर उस हर्फ से मिलकर निकलती हो, तो यहाँ पर दो चश्मे जैसे भ, भालू, तो ये ऐसे लफ्ज़ जो हैं दो चश्मे वाले वह हाय मखलूत की इसमें बिरादरी में शुमार होते हैं। अगला सवाल है, वह स्कूल मेरा है। वह स्कूल मेरा, इसमें वह क्या है, यानी कि वह लफ्ज़ जो है क्या है, किस तरह का वह है? वह स्कूल मेरा है, तो इसका जो सही आंसर था वह है डी, ये सिफ्त इशारा है। सिफ्त इशारा और सिफ्त ज़मीर में ज़मीर इशारा में बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज करता है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होगा। वह स्कूल मेरा है, इसमें वह क्या है? तो सिफ्त इशारा में अगर वह स्कूल मेरा है, वह स्कूल मेरा है, यहाँ ये वह ज़मीर है और स्कूल इसम है। तो जब ज़मीर और इसम दोनों मौजूद हो और ज़मीर इसम की ओर इशारा करे तो उसे सिफ्त इशारा कहते हैं। अगर यहाँ पर स्कूल के जगह पर यहाँ पर भी अगर ज़मीर होता तो फिर ये जो सवाल है वह ज़मीर इशारा हो जाता। हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, निजी या ज़ाती ख़त में कातिब का पता होता है, यानी जब निजी ख़त या ज़ाती ख़त लिख रहे होते हैं तो कातिब यानी ख़त लिखने वाला जो है कातिब, वो अपना पता कहाँ लिखेगा, यानी किस तरफ लिखेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी ऊपर दाएं तरफ। ज़मीर लफ्ज़ पर किसका असर नहीं होता है, यानी ज़मीर लफ्ज़ जो है वो क्या नहीं होता, इसका असर किसका असर नहीं होता ज़मीर के ऊपर? तो इसका जो सही आंसर है वो है मुतज़ाद, यानी कि ज़मीर जो होते हैं वो मुतज़ाद नहीं होते। ज़मीर तादाद के लिहाज से वाहिद जमा हो जाते हैं, जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज उस पर असर होता है, यानी मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुअन्नस लफ्ज़ में इस्तेमाल होते हैं। हालत वाहिद जमा के अनुसार भी ज़माइर बदल जाया करती हैं, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस मुतज़ाद का उन पर असर नहीं होता। अगला सवाल है,
खतूत के अंदरूनी जो हिस्से कितने होते हैं, यानी जो अंदर इस्तेमाल होते हैं। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ख़त के टोटल हिस्से कितने होते हैं। तो ख़त के जो टोटल हिस्से होते हैं जो 6 होते हैं टोटल। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है सवाल, वो ये पूछा जा रहा है कि उसके अंदर कितने होते हैं। तो अंदर 5 होते हैं। तो इसका सही आंसर 5। ये तो कितने की कौन से हैं, कुल। अगर कभी कुल पूछ लिया जाए आपसे कि खत के कुल कितने हिस्से होते हैं, तो कुल 6 हिस्से होते हैं। 5 अंदर होते हैं, एक लिफाफे के ऊपर होता है, यानी लिफाफे भी लिखा जाता है। अगला सवाल है, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। इसमें कौन सी सनत है। सनत पढ़ना बड़ा अहम है और सनत की जानकारी होना लाजमी है। तो खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। इसमें सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ दोस्ती है। लफ्ज़ दोस्ती यानी लफ्ज़ दोस्ती क्या है, किस तरह का है, यानी कि क्या है इसमें है, सिफत है, फ़अल है या अल्फाज हैं। तो सिफत, ये जो लफ्ज़ है दोस्ती वो इसम है। ये इसम दोस्ती से मुसद्दर से बना हुआ लफ्ज़ है। वह इल्म जिसमें अल्फाज की तरतीब, साख़त और हैयत के बारे में बहस की जाती है, उसे क्या कहते हैं। वह इल्म जिसमें अल्फाज की तरतीब, साख़त यानी अल्फाज के मामले में बातचीत का जाए। कवायद के बारे में आपने पढ़ा कि कवायद के कुल कितने हिस्से होते हैं। तो कवायद के हिस्सों में से सवाल है, तो कवायद के कुल 5 हिस्से होते हैं। तो कवायद के 5वें हिस्से में सबसे पहला इल्म हिज्जा है। इल्म हिज्जा के बाद इल्म सर्फ़ है, इल्म नहू है, इल्म बयान है और एक 5वां हिस्सा इल्म उरूज है। यहाँ जितने भी दे रखे हैं वो कवायद के सब हिस्से थे। तो इनमें पूछा जा रहा है कि अल्फाज के मुताला किस में होता है। बिल्कुल सही इसका आंसर है इल्म सर्फ़। यानी इल्म सर्फ़ में हम लफ्ज़ और उनके लफ्ज़ की जो साख़त होती है, उनकी जो बनावट होती है, उनसे बहस करते हैं। इल्म हिज्जा में हुरूफ और हुरूफ से के बारे में होता है। इल्म नहू में हम जो है जुमलों से बहस करते हैं, जुमलों के बारे में पढ़ते हैं। इल्म बयान में हम जो है सनाया बदाइया का मुताला करते हैं। अगला सवाल, ज़ेल में कौन सा इस्म आम की किस्म नहीं है। यानी जो नीचे दिए हुए इनमें से इस्म की किस्म नहीं है, इनमें कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो इस्म आम की किस्म नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो इसमें आम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो इस्म लक़ब इसमें आम की किस्म नहीं है, क्योंकि इसमें लक़ब जो है वो मारफ़ा की किस्म है, यानी कि इसमें ख़ास के अंदर आती है। इसमें कैफ़ियत, इसमें जमा, इसमें ज़र्फ़, ये सब के सब जो हैं इसमें आम में शुमार होती हैं। अगला सवाल है, तादाद के लिहाज से इसमें कितनी किस्में होती हैं। यानी अगर तादाद काउंटिंग के अनुसार देखें, तादाद के अनुसार देखें तो इसमें की कितनी किस्में हैं। तो इसमें की तादाद के अनुसार 2 किस्में हैं। लावाज़िम में अफ़ाल नहीं है, यानी कि अफ़ाल यानी फ़अल के लिए क्या लाजिम नहीं है, यानी कौन सी चीज़ फ़अल की सूरत नहीं हो सकती, यानी फ़अल के अंदर नहीं होता, यानी फ़अल नहीं पाया जाता। फ़अल की जो है
कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो माना है। यानी फ़न माना के नहीं होता, तौर के लिहाज से फ़ल होता है, सूरत के हिसाब से होता है, ज़माना के लिहाज से भी होता है, लेकिन माना के लिहाज से इसकी लवाजिम नहीं है। यहाँ फ़ल नहीं पूछ रहा है कि फ़ल की कितनी किस्में, यहाँ लवाजिम अफ़ाल पूछ रहा है। तो इसलिए जल्दी आओ। इसका जो सही आंसर है वो है डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कोई किसी हर सवाल का जो शक और शुबा होगा वो आपका दूर हो गया होगा। इसी के साथ खुदा हाफिज़।